शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए वेग स्थिरांक क्या होगा। तो पहले हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, एक अभिकारक होगा। अभिकारक को हम अंग्रेजी के शब्द आर से दिखाते हैं। इस अंग्रेजी के जो आर शब्द है, आर शब्द का मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट हो गया। रिएक्टेंट बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में किसको, जो अभिकारक होते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। चलो मान लीजिए हमने यहाँ दिया, ये रिएक्टेंट है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास एक रिएक्शन है किसकी, शून्य कोटि की, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या होगा, यदि हम वेग निकालना चाहेंगे तो वेग क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है वेग। यदि माना इस रिएक्शन का हमें वेग निकालना होगा तो वेग क्या होगा, वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, रिएक्टेंट के। और रिएक्टेंट की घात क्या होगी यहाँ पर, शून्य होगी, क्योंकि इसका साधन परिवर्तित नहीं हो रहा है ना। तो वेग बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, यदि हम इसमें देखेंगे तो वेग बराबर क्या होगा, क्या होगा बेटा वेग, ऐसे तो होगा। वेग बराबर हमारे पास क्या होगा, यानी कि रिएक्टेंट के मात्रा के बराबर, जिसको हम क्या कहते हैं, ये बराबर होगा, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, डी आर, एक्टिव मास ऑफ डी आर अपॉन डी टी। नहीं निकाल रहे थे हम डी एक्स अपॉन डी टी, ये डी एक्स अपॉन डी टी इस टाइप से लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे, कि जैसे डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या लिख रहे थे, यानी कि के अपॉन यहाँ होगा एक्टिव मास ऑफ ए, जो भी हमारे पास रिएक्शन थी, ये हमने पहले भी पढ़ा था, है ना। तो ये बराबर हमारे पास यदि हम वेग निकालेंगे तो वेग किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रिएक्टेंट के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होगा, है ना। ये हमारे पास पहले से मालूम था हमें। ये समझ में आया, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा बेटा, देखो वेग बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी में, इसमें हमारे पास क्या है कि मान लीजिए इसकी जो घातांक इकाई है बेटा, ये शून्य है। शून्य का मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसकी घात में कुछ नहीं है तो इसको हम एक भी मान सकते हैं, ठीक है ना। जहां पर घात क्या होगी, शून्य होगी, उसको क्या माना जाएगा, एक मान लिया जाएगा, है ना, या एक मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो वेग होगा, फिर यदि हम वेग निकालना चाहेंगे तो वेग बराबर क्या होगा, वेग इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये क्या होता है बेटा, यहाँ से कम होता है, इस वाले में से कम होता है, रिएक्टेंट वाले में से, है ना। तो इसको हम माइनस के फॉर्म में दिखा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रिएक्टेंट क्या होगा, कमी होगी, तो यहाँ होगा माइनस क्या होगा, डी और एक्टिव मास ऑफ आर, और इसकी घात एक लिखेंगे तो एक भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और बटे में क्या आ जाएगा, डी टी, क्या होगा, डी टी। और इज इक्वल टू क्या होगा, यदि हम इसको इस पे यहाँ पे देखेंगे तो ये होगा k इंटू वन, क्योंकि हमने इसको वन के बराबर माना है, ठीक है। तो यहाँ घात के रूप में, तो इसको देखो बेटा, इसको सॉल्व करते हैं तो d यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्टिव मास ऑफ r अपॉन डी टी, इसको डी टी। तो डी टी को हम क्या करेंगे, इसके साथ गुणा में इधर ले जा सकते हैं, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आएगा के डी टी, के डी टी। अब इस चिन्ह को देखो, हमें यदि हम एक्टिव केवल इसको जानना चाहेंगे तो इस माइनस चिन्ह को हम इधर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एक्टिव मास ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। की बात समझ में आ रही, मेरी इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। यस सर। अब यहाँ क्या होगा बेटा, ये मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन नंबर एक मान लो, इसको समीकरण एक मान लो। यहाँ क्या करना है हमने, कि इसमें इंटीग्रेशन लेना है, जिसको हम बोलते हैं समाकलन। तो इनमें क्या करेंगे, दोनों तरफ हम समाकलन लेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ
समाकलन लेने पर, समाकलन, ठीक है ना, करने पर, या हम दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो ये सापेक्ष होता है बेटा, जो समाकलन होता है डी टी अपॉन टी अपॉन डी टी, यानी कि जो टाइम के सापेक्ष लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, और यदि हम इसके सापेक्ष, तो यहाँ पर यदि हम समाकलन लेंगे तो समाकलन के बाद ये क्या हो जाएगा, ये डी के सापेक्ष होगा तो क्या होगा, यहाँ होगा एक्टिव मास ऑफ आर, ये पद जो है बायोलॉजी वाले तो याद कर लेंगे, बाकी गणित वाले जानते हैं इसको, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस, यहाँ क्या होगा के टी, ये देखो बेटा ये के टी हो जाएगा और प्लस आई हो जाएगा, यहाँ आई क्या हो जाएगा, आई को हम कहेंगे समाकलन स्थिरांक, ये वाला पद आपको याद भी करना पड़ सकता है ना, जो बायोलॉजी वाले, यहाँ यहाँ क्या होगा, आई जो है क्या है, समाकलन स्थिरांक है, एक हम इसको लिख सकते हैं समाकलन, सॉरी समाकलन स्थिरांक, इसको आई को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, समाकलन स्थिरांक कहेंगे, तो ये हमारे पास समाकलन स्थिरांक हो जाएगा, ठीक है ना। यदि हम क्या करें, देखिए यदि हमारे पास, यदि टाइम इज इक्वल टू जीरो, टाइम इज इक्वल टू कितना है, जीरो है, तो जो अभिकारक है हमारे पास, यहाँ अभिकारक, अभिकारक ही है, ठीक है ना, अभिकारक आर की जो सांद्रता होगी तो क्या होगी, मान लीजिए अभिकारक हमारे पास, इसकी जो सांद्रता होगी बेटा, तो जो प्रारंभिक मात्रा में उसकी सांद्रता होगी, जो अभिकारक की सांद्रता होगी वो प्रारंभिक मात्रा में जितनी सांद्रता है वो होगी, यानी कि ये जो मान लीजिए कोई हमारे पास रिएक्टेंट है तो इसकी प्रारंभिक सांद्रता हम क्या मान लेते हैं, आर नोट मान लेते हैं, आर जीरो मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ क्या होगा, प्रारंभिक मात्रा क्या थी, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, जहां पर आर जो होगा, यानी कि एक्टिव मास ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर बराबर क्या होगा, जो रिएक्टेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, आर नोट के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इसकी जगह यानी हम क्या करेंगे, आर नोट रखेंगे यहाँ पर, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आर नोट इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस, देखो टाइम कितना हो गया, जीरो, टाइम हमने क्या लिया, जीरो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, के इंटू टी की जगह जीरो आ जाएगा, प्लस क्या आएगा, आर, आई आ जाएगा। तो देखो बेटा ये तो जो किसी संख्या से तो हम जीरो का गुणा करते हैं तो पूरी संख्या जीरो हो जाती है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर नोट जो प्रारंभिक मात्रा है बराबर क्या होगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास आई के बराबर, जो समाकलन स्थिरांक है आई के बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मात्रा हो जाएगी। तो जब ये आर क्या हो जाएगा, आर जो है, आर नोट जो है आई के बराबर होगा, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये समीकरण 2 मान लो, इस वैल्यू को हम कहाँ रख लेंगे, इस वाली समीकरण में रख लेंगे, चलो समीकरण इसको 2 मानते हैं, ये वाली 2 है, इसको 3 ले लेते हैं, है ना। तो इस समीकरण जो 3 का मान है उसे 2 में रखेंगे, क्योंकि आई की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेंगे, तो आई की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, यदि हम यहाँ पर आई की वैल्यू रख लें तो किस प्रकार से आएगा, तो आई की वैल्यू यहाँ रख लेंगे तो ये आ जाएगा आर एक्टिव मास ऑफ आर इज इक्वल टू के टी प्लस आई की जगह क्या आ जाएगा, आर नोट आ जाएगा, ये देखो आर नोट जो प्रारंभिक मात्रा थी, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हम इस वैल्यू को रखने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम के का मान निकालना चाहेंगे, तो के का, क्योंकि हमें क्या चाहिए, समाकलन स्थिरांक चाहिए, के चाहिए, तो के कैसे कैसे निकल सकता है, देखो के पहले इसके साथ जो ये ऊपर है प्लस में, यदि हम इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आर नो, आर माइनस आर नोट, और देखो बेटा इसके साथ और भी जुड़ा हुआ है ना, ये माइनस में इधर आ गया, और इज इक्वल टू क्या होगा, यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो ये माइनस में था बेटा, है ना, माइनस के टी, तो माइनस के टी ये आएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, क्या होगा बेटा, और कुछ हो सकता है, ये तो माइनस में हमने ले लिया इसको, अब देखो हमें निकालना है के, तो के की वैल्यू निकालनी है तो अभी माइनस ही है के, तो माइनस के है तो ये आ जाएगा आर
माइनस आर नोट अपॉन क्या आ जाएगा, टी। ये टी हमने बटे में ले लिया। इसके बाद इस माइनस चिन्ह को हटाएंगे, ये माइनस चिन्ह हटना है यहाँ से। तो जब माइनस का चिन्ह हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ये उल्टा हो जाता है। देखो ये आर नोट बाद में है ना माइनस का चिन्ह, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कि जो हमारे पास आर नोट है वो प्लस में हो गया, आर नोट ये किस में चले गए, प्लस में। यहाँ क्या था, माइनस में, जब हमने वो माइनस चिन्ह हटाया। और जो प्लस में था, देखो ये आर था, ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि आर एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन टी। ये है बेटा इसका समाकलन स्थिरांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला। ठीक है ना, तो ये हमारे पास लास्ट फॉर्मूला आ जाएगा। इस टाइप से इसमें ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, इसकी जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे माना यदि हम इसमें एक अभिक्रिया देखते हैं, तो अभिक्रिया में यहाँ पर जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, अमोनिया है, इसका उदाहरण के लिए देख रहा हूं मैं, दे रहा हूं आपको। एक अमोनिया है, अमोनिया मॉलिक्यूल NH3 है ना। और इसका जब हम क्या करते हैं, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको 1130 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो ये हो जाता है नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन निकल जाता है इसमें। ठीक है ना, तो इस अभिक्रिया में यदि देखेंगे, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अमोनिया का साधारण परिवर्तित नहीं होता है, तो इसे क्या कहेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाएगा।